कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार तो गए थे सिर्फ कुछ देखने, लेकिन लौटे तो हाथों में ढेर सारे बैग्स थे? या किसी मीटिंग में जब आप दिल से तो नहीं कहना चाहते थे, पर सबके साथ सिर हिलाते हुए मुंह से हाँ निकल गया। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि ये प्रभाव का एक सोचा समझा विज्ञान है जो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है। ये अदृश्य तार हैं जिन्हें दूसरे लोग खींचते हैं। सही कहा। और आज हम उन्हीं अदृश्य तारों की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास रॉबर्ट सियाल्डिनी की जो क्लासिक किताब है इन्फ्लुएंस, उससे जुड़े नोट्स और रिसर्च हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन। इस किताब में उन 6 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियारों का जिक्र है जिनका इस्तेमाल कंपनियां, सेल्समैन और यहाँ तक कि लीडर्स भी हमारे फैसलों को अपने हक में करने के लिए करते हैं। तो आज हमारा मकसद साफ है, इन सिद्धांतों को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों पकड़ना। हम असल जिंदगी के उदाहरण देखेंगे जहां ये सिद्धांत काम करते हैं, ताकि कोई भी इन्हें पहचान सके और खुद को मैनिपुलेशन से बचा सके, या फिर अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से और नैतिकता के साथ रख सकें। ये एक तरह से मानव व्यवहार के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। चलिए, तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले कोड से शुरू करते हैं। शायद सबसे पुराना और सबसे गहरा, पारस्परिकता का सिद्धांत, यानी रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। हाँ, इसका नियम बहुत सीधा लगता है। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप पर एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि आप भी उसके लिए कुछ करें। इसे एक तरह का अदृश्य सामाजिक कर्ज कह सकते हैं ना। हजारों सालों से इंसानी समाज इसी लेन देन पर टिका है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। बिल्कुल, लेकिन आज की दुनिया में ये एक बहुत शक्तिशाली मार्केटिंग टूल बन गया है। सियाल्डिनी अपनी किताब में हरे कृष्णा सोसाइटी का एक क्लासिक उदाहरण देते हैं। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। पहले वो सड़कों पर सिर्फ चंदा मांगते थे, तो उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिलती थी। लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। चंदा मांगने से पहले वे लोगों को एक गिफ्ट देते थे। क्या देते थे? एक फूल? हाँ, एक फूल। और वो गिफ्ट लेने से मना भी नहीं करने देते थे, मतलब जबरदस्ती हाथ में थमा देते थे। अच्छा। अब जिस व्यक्ति के हाथ में फूल है, उस पर एक अवचेतन दबाव आ जाता था। इन्होंने मुझे कुछ दिया है और खाली हाथ कैसे जाऊं? और नतीजा? उनके डोनेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। हाँ, लोग उस फूल को शायद बाद में फेंक देते थे, लेकिन चंदा जरूर देते थे। तो सुपरमार्केट में मिलने वाले मुफ्त सैंपल्स या ऑनलाइन मिलने वाली फ्री ई बुक, वो सिर्फ एक उदारता का काम नहीं है। वो एक मनोवैज्ञानिक हुक है। आपको कुछ मुफ्त देकर वो आपसे कुछ वापस लेने की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ सीखने वाली बात ये नहीं है कि हर मुफ्त चीज को शक से देखें, बल्कि ये समझना है कि जब आप कुछ मुफ्त में स्वीकार करते हैं तो आप एक मनोवैज्ञानिक लेन देन में शामिल हो जाते हैं। और ये जानना ही अपने आप में एक बचाव है। सही है। आप याद रख सकते हैं कि आप कुछ वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, खासकर जब आपको लगे कि ये सिर्फ एक सेल्स की चाल है। तो ये पारस्परिकता का सिद्धांत बाहर से एक सामाजिक दबाव बनाता है, लेकिन एक इससे भी मजबूत दबाव है जो हमारे अंदर से आता है, हमारे अपने शब्दों और फैसलों पर टिके रहने का दबाव। और यहीं से सियाल्डिनी हमें अपने दूसरे सिद्धांत यानी प्रतिबद्धता और निरंतरता की तरफ ले जाते हैं। हाँ, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसका सार ये है कि हम सब अपनी नज़र में और दूसरों की नज़र में एक सुसंगत, एक भरोसेमंद व्यक्ति दिखना चाहते हैं। मतलब अगर हमने एक बार किसी चीज के लिए हाँ कह दिया, तो हम उस हाँ पर टिके रहने के लिए काफी हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा दिमाग हमें बार बार याद दिलाता है, तुमने वादा किया था। और कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं, वो फुट इन द डोर तकनीक से। वो आपसे पहले एक बहुत छोटी सी हाँ कहलवाते हैं, जिसके लिए मना करना लगभग नामुमकिन होता है। सियाल्डिनी एक कमाल के एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। हाँ, वो लॉन वाले बोर्ड का। वही रिसर्चर्स ने लोगों के घर जाकर उनसे अपने लॉन में ड्राइव केयरफुली का एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो भद्दा सा बोर्ड लगाने की गुजारिश की। जाहिर है ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया होगा। बिल्कुल, कौन अपने सुंदर से लॉन में एक बदसूरत बोर्ड लगाना चाहेगा। लेकिन एक दूसरे ग्रुप के साथ उन्होंने कुछ अलग किया। क्या किया? कुछ हफ्ते पहले वो उसी ग्रुप के पास गए और उनसे अपनी खिड़की पर बी ए सेफ ड्राइवर का एक छोटा सा, बस 3 इंच का स्टिकर लगाने को कहा। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी गुजारिश थी। हाँ, और लगभग सब मान गए। और यहीं से खेल शुरू होता है। कुछ हफ्तों बाद जब रिसर्चर्स उसी ग्रुप के पास वापस गए और वो बड़ा और भद्दा बोर्ड लगाने को कहा, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। उस ग्रुप के 76% लोग वो बड़ा बोर्ड लगाने के लिए तैयार हो गए। 76%? क्यों?
क्योंकि वो पहले ही एक छोटा कमिटमेंट कर चुके थे। उन्होंने खुद को सेफ ड्राइविंग का समर्थक मान लिया था। अब उस बड़े बोर्ड के लिए मना करना उनकी अपनी पहचान के खिलाफ जाता। वो असंगत नहीं दिखना चाहते थे। बिल्कुल। तो एक छोटी हाँ एक बहुत बड़ी हाँ का रास्ता बना देती है। ये तो डरावना भी है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ 1 मिनट का सर्वे या बस अपना ईमेल दे दीजिए। वो अक्सर एक बड़ी मांग की पहली सीढ़ी होती है। तो पहला कदम उठाने से पहले मंजिल के बारे में सोचना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते तो पहली छोटी हाँ कहने से ही बचना सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अगर प्रतिबद्धता का दबाव हमारे अंदर से आता है तो एक और बहुत शक्तिशाली दबाव है जो हमारे आसपास के लोगों से आता है। और ये हमें तीसरे सिद्धांत पर लाता है, सामाजिक प्रमाण यानी सोशल प्रूफ। भीड़ का मनोविज्ञान। हाँ, एक तरह से इसका आधार ये है कि जब हम किसी स्थिति को लेकर अनिश्चित होते हैं तो हम ये देखकर फैसला करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हम अवचेतन रूप से मान लेते हैं कि अगर ज्यादातर लोग कुछ कर रहे हैं तो वही सही होगा। ये एक मानसिक शॉर्टकट है। हर फैसले पर गहराई से रिसर्च करने की बजाय हमारा दिमाग देखता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। इसके उदाहरण तो हर जगह हैं। अमेज़न पर लिखा होता है 10 लाख लोगों ने खरीदा, किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन। हाँ, हमें लगता है कि वहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा, या फिर टीवी शो में जो नकली हंसी की आवाज डाली जाती है ताकि हमें लगे कि जोक मजेदार है और हमें भी हंसना चाहिए। सियाल्डिनी एक और गहरा उदाहरण देते हैं। होटलों ने सालों तक मेहमानों से तौलिया दोबारा इस्तेमाल करने की अपील की, पर्यावरण का वास्ता देकर। पर्यावरण को बचाएं। इसका असर बहुत कम होता था। फिर उन्होंने सामाजिक प्रमाण का इस्तेमाल किया। उन्होंने कमरे में एक कार्ड रखा जिस पर लिखा था, इस कमरे में रुकने वाले 75% मेहमान अपने तौलिए का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इसका क्या असर हुआ? तौलियों का दोबारा इस्तेमाल 33% तक बढ़ गया। कमाल है। मतलब लोगों ने पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि इसलिए तौलिया दोबारा इस्तेमाल किया क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे थे। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये हमेशा काम करता है? कभी कभी तो भीड़ गलत दिशा में भी जाती है। बिल्कुल। सामाजिक प्रमाण एक दोधारी तलवार है। ये उपयोगी हो सकता है लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या सीख है? सीख ये है कि जब भी आप खुद को भीड़ के साथ बहता हुआ पाएं तो एक पल रुककर पूछें, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सही है, या सिर्फ इसलिए कि बाकी सब भी यही कर रहे हैं। मतलब लोकप्रिय होना हमेशा सही होना नहीं होता। सही है। चलिए अब चौथे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो हमारी परवरिश से जुड़ा है, प्राधिकरण का सिद्धांत यानी अथॉरिटी। ये सिद्धांत कहता है कि हम उन लोगों की बात आसानी से और अक्सर बिना सवाल किए मान लेते हैं जिन्हें हम सत्ता, ज्ञान या अधिकार का प्रतीक मानते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अपने बड़ों, शिक्षकों, डॉक्टरों का सम्मान करो और उनकी बात मानो। और ये अधिकार सिर्फ पद से नहीं बल्कि प्रतीकों से भी आता है। एक डॉक्टर का सफेद कोट, एक पुलिस की वर्दी, किसी के नाम के आगे लगी डिग्री, ये सब हमारे दिमाग में एक स्विच ऑन कर देते हैं कि इस व्यक्ति को पता है कि ये क्या कह रहा है। इसका सबसे भयावह उदाहरण प्रसिद्ध मिलग्रम एक्सपेरिमेंट है। हाँ, 1960 के दशक का। हाँ, मनोवैज्ञानिक स्टैनली मिलग्रम ने सामान्य लोगों को एक शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए कहा और एक दूसरे व्यक्ति को, जो असल में एक एक्टर था, छात्र बनाया। और शिक्षक को हर गलत जवाब पर छात्र को बिजली का झटका देना था। और वो झटके नकली थे, लेकिन शिक्षक को यही लगता था कि वे असली हैं। एक अथॉरिटी फिगर जो सफेद लैब कोट में एक वैज्ञानिक था, शिक्षक को निर्देश देता रहा, आपको प्रयोग जारी रखना है। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता गया, छात्र दर्द से चीखने लगा, रहम की भीख मांगने लगा और फिर खामोश हो गया। तो लोगों ने क्या किया? फिर रुक गए होंगे ना। यही तो चौंकाने वाली बात है। ज्यादातर लोग असहज थे, उन्हें पसीना आ रहा था, वे कांप रहे थे। लेकिन जब उस अथॉरिटी फिगर ने कहा जारी रखिए, तो लगभग 2/3 लोग अधिकतम 450 वोल्ट का झटका देने तक चले गए। ओह, ये तो जानलेवा हो सकता था। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि हम अधिकार के सामने कितने असहाय हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर एक्सपर्ट पर सवाल उठाने लगे। हाँ, फिर तो जरूरी सलाह भी नजरअंदाज हो सकती है। बिल्कुल सही। यहाँ संतुलन की जरूरत है। सीख ये है कि सम्मान करें लेकिन आंख बंद करके ना माने। किसी की बात सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए क्योंकि उनके पास कोई पद या यूनिफॉर्म है। हमेशा 2 सवाल पूछें। क्या ये व्यक्ति वाकई इस विषय का विशेषज्ञ है? और दूसरा,
क्या इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है? कहीं इसका कोई अपना फायदा तो नहीं है? ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अब आते हैं 5वें सिद्धांत पर, जो बहुत ही मानवीय लगता है, पसंद का सिद्धांत, यानी लाइकिंग। सीधी सी बात है, हम उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये सुनने में जितना सरल है, इसके पीछे की रणनीति उतनी ही गहरी है। हाँ, सियाल्डिनी कहते हैं कि असली सवाल ये है कि कोई हमें खुद को पसंद करने पर मजबूर कैसे कर सकता है, और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है समानता। हाँ, एक अच्छा सेल्समैन सबसे पहले आपसे कॉमन ग्राउंड ढूंढता है। अरे आप भी दिल्ली से हैं, मैं भी वहीं से हूँ। या आपको भी क्रिकेट पसंद है। जैसे ही एक समानता मिलती है, एक अदृश्य रिश्ता बन जाता है और हम उन्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारक है तारीफ। सच्ची तारीफ किसे पसंद नहीं आती। और तीसरा है शारीरिक आकर्षण। सियाल्डीनी ने अपनी किताब में जो गिरार्ड का जिक्र किया है, दुनिया के सबसे महान कार सेल्समैन। हाँ, और उनकी सफलता का राज बहुत ही सरल था। वो हर महीने अपने 13,000 से ज्यादा पूर्व ग्राहकों को एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। और इस पर क्या लिखा होता था? हर बार एक ही संदेश, आई लाइक यू, बस इतना ही। बस इतना? हाँ, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उन्हें कार खरीदनी होती थी तो वे जो गिरार्ड के पास ही जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें पसंद करता है। तो एक मुस्कान और समानता वाकई बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। सही कहा। तो यहाँ सीख ये है कि फैसला प्रोडक्ट के आधार पर लेना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के आधार पर जो उसे बेच रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और छठे सिद्धांत पर, जो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है, दुर्लभता का सिद्धांत, यानी स्कार्सिटी। ये सिद्धांत इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है कि जो चीजें कम होती हैं या जिन्हें खो देने का डर होता है, वे हमें ज्यादा कीमती और आकर्षक लगती हैं। बिल्कुल। इसके पीछे है मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जब हमारी किसी चीज को चुनने की आजादी कम हो जाती है तो हम उसे और भी ज्यादा पाने के लिए आतुर हो जाते हैं। इसके उदाहरण तो हम रोज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट एट दिस प्राइस, सेल एंड्स टुनाइट। ये सारी बातें हमारे दिमाग में एक पैनिक बटन दबा देती हैं। हम सोचने लगते हैं, अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया तो मैं ये मौका गंवा दूंगा। और ये सिर्फ चीजों पर ही नहीं, जानकारी पर भी लागू होता है। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट फॉर्मूला जैसी बातें हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं। मुझे याद है, एक बार मैं ऑनलाइन एक जैकेट खरीद रहा था जी। और वहां लिखा था ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक। मैंने घबराकर तुरंत खरीद ली। और फिर अगले दिन मैंने देखा तो वो फिर से स्टॉक में थी। मुझे बहुत बेवकूफ महसूस हुआ। ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये असली दुर्लभता नहीं थी, ये एक कृत्रिम दबाव था। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हर जल्दी असली नहीं होती। कभी कभी सिर्फ दबाव होता है। सही बात। जब भी आपको लगे कि आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो एक कदम पीछे हटें, उस फोमो यानी कुछ खो देने के डर को महसूस करें। और फिर खुद से पूछें। हाँ, खुद से पूछें, ये दबाव हटाकर क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है? अगर ये चीज कल भी इसी दाम पर मिलती तब भी क्या मैं इसे खरीदता? ये सवाल उस कृत्रिम दबाव को तोड़ देता है। तो ये थे प्रभाव के वो 6 शक्तिशाली सिद्धांत: पारस्परिकता, प्रतिबद्धता, सामाजिक प्रमाण, ऑथोरिटी, पसंद और दुर्लभता। बिल्कुल। और इन सिद्धांतों की खूबसूरती इनके दोहरे उपयोग में है। अगर कोई इन्हें नैतिकता के साथ लागू करना सीख जाए तो वो एक बेहतर लीडर, एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है। और दूसरी तरफ, जो शायद ज्यादा जरूरी है, अगर कोई इन सिद्धांतों को सिर्फ समझना सीख जाए तो वो हर तरह के मार्केटिंग गिमिक्स और मैनिपुलेशन के खिलाफ एक मानसिक ढाल तैयार कर सकता है। एक ज्यादा जागरूक उपभोक्ता और नागरिक जो अपने फैसले खुद लेता है, न कि किसी के प्रभाव में आकर। अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। सियाल्डीनी के ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग के बारे में नहीं है, ये मानव स्वभाव के बारे में है। जिसने प्रभाव के इन कोड्स को समझ लिया, उसने काफी हद तक ये समझ लिया कि लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं। और शायद ये समझना ही आजादी की ओर पहला कदम है। अगर आप जानते हैं कि तार कैसे खींचे जाते हैं, तो आप किसी को भी अपने तार खींचने की इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल। और याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए और उसे फैलाया जाए।